Hello students. So in this video we will try to learn about the orbital speed and period of revolution of a satellite which is moving around the earth. यानी हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। सैटेलाइट हमें पता है यानी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं उनको बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, अर्थ या प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हो सकता है वो। तो अब जैसे हमारा मून है, मून एक सैटेलाइट है, ठीक है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो वो कितनी स्पीड से घूमते हैं, ठीक है, यानी किसी ऑर्बिट में अगर वो घूम रहे हैं, लेट से मान लेते हैं ये जो ऑर्बिट है ये आपका अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है। कहाँ पर? अर्थ के सरफेस से h हाइट पर, यानी जहाँ पर हम हैं इस समय हमसे कितनी h हाइट पर हैं। तो वो जो आप लोगों का सैटेलाइट है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जैसे क्या लिखा हुआ, व्हेन अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स अपॉन द सैटेलाइट। यानी जब एक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। नाउ व्हाट इज दिस सेंट्रीपिटल फोर्स? देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जब यहाँ पर सिर्फ सैटेलाइट के ही केस में नहीं, कभी भी आपका जब एक आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जो कि आपका घूम रहा है किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उस पर हमेशा सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं हम mv²/r। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r। इस सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है mv²/r। अब ये क्या है, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स ना कोई अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, इसका रोल कोई अलग अलग फोर्स निभा सकते हैं। मतलब सपोज करो अगर मैं एक धागे में बांध के एक पत्थर को बांध के उसे ऐसे घुमाऊं, ठीक है, तो वो भी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो वहाँ पर जो उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। लेकिन ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है आपका, ये यहाँ पर जब मैं धागे में बांधे एक पत्थर को घुमाया तो उसमें ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन निभा, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन निभा रहा है? वो निभा रहा है कौन? टेंशन जो उस धागे के अराउंड लग रहा है। उस धागे में एक फोर्स लग रहा है, अगर मैं वो धागा टूट जाएगा तो वो बाहर चला जाएगा, तो उसमें वो जो धागा है उसमें एक फोर्स लग रहा है, वो जो उसको बाउंडेड करे हुआ है, उस सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। अब इसी तरह से जब अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है तो इसको कौन बाउंडेड करा हुआ है? इसको कौन, इस सैटेलाइट को इस अर्थ से किसने बाउंड करा हुआ है? ये सैटेलाइट बाहर क्यों नहीं चला जाता? तो आंसर है आप लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो इसे बाउंडेड करा हुआ है, जो इसको यहाँ पर लगातार इसमें घुमा रहा है। अब तो अगर ये इसको इसमें घुमा रहा है, ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट लाइन, दिस फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द सैटेलाइट। यानी यहाँ पर जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका रोल कौन प्ले कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब हम इसके बारे में कैलकुलेशन देख सकते हैं। ठीक है, नाउ तो अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी के साथ किसी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसकी रेडियस r है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, अगर उसका मास m है। तो यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो अभी हम लिख सकते हैं, सो हेयर वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम? जो आप लोगों का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसका रोल यहाँ पर कौन प्ले कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यानी मैं क्या लिख सकता हूँ? Fc=Fg। अब ये Fc क्या है और Fg क्या है? Fc मैं बोल रहा हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स को डिनोट कर रहा है, और Fg क्या है? जो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो यानी क्या होगा? अब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? लेट्स से
यहाँ पर मान लेते हैं इसको, इनके बीच का जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है टोटल, उसको मान लेते हैं स्मॉल आर टोटल, इसके सेंटर से उसके सेंटर से। फिर वही बात जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में शेयर की थी कि जब भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो उनके सेंटर से सेंटर आपको डिस्टेंस लेना है। तो इसके सेंटर से उसके सेंटर तक मैं डिस्टेंस लिया, तो उसको मान लेता हूँ आर, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर देख सकते हैं आप, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। आर इजिकल्स टू हो जाएगा आप लोगों का दिस आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस ये डिस्टेंस यानी एच, ये हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स आपका किसके बराबर हो जाएगा, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम ई, दैट इज द मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी इधर मैं लिखता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स यानी एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर। ये क्या है, क्या है ये, ध्यान से देखो इसको, ये आप लोगों का वो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो एक m मास पर लगता है जब वो r रेडियस के सर्कल में मूव करता है, और उसकी वेलोसिटी क्या है v नॉट। अभी मैं यहाँ पर मान लेता हूँ इसकी वेलोसिटी क्या है v नॉट, ये जो डॉट लिखा है इसको नॉट पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, या ओ भी पढ़ सकते हैं आप इसे। ये क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ऑर्बिटल यानी इस ऑर्बिट में जब ये मूव कर रहा है जिसकी रेडियस r है, तो जब उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी v नॉट या v ओ बोल दें आप। ये किसके बराबर होगा, ये फोर्स जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका m से m कैंसिल और r से एक r कैंसिल, तो v नॉट का स्क्वायर क्या बन गया आपका जी एम ई है यानी मास ऑफ द अर्थ अपॉन आर। तो मैं आर वी नॉट की वैल्यू क्या होगी आप लोगों की, ये अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट जी एम ई अपॉन आर प्लस एच, आर ई प्लस एच। मैंने आर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, आर ई प्लस एच। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। नाउ ये जो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, अब हमने पहले एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है किसका, जी का, स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या था, मैं यहाँ पर रफली लिख रहा हूँ, ये सिर्फ याद दिलाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। स्मॉल जी की वैल्यू क्या लिखी थी मैंने, जी का आंसर आया था आप लोगों का क्या था, एम जी इक्वल्स टू आया था आप लोगों का फोर्स ही तो था ये, तो यानी जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, आर ई स्क्वायर, सॉरी दैट इज आर स्क्वायर। तो एम से एम कैंसिल हो गया था, तो जी की वैल्यू क्या, तो अगर मैं इसको लिखाऊंगा यहाँ पर, तो जी आर ई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम ई। तो इतनी बात समझ में आई है क्या, कि जी एम ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू मेरे को पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज, तो इसकी वैल्यू मैंने सरफेस पे निकाली थी। नाउ आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो और ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू मेरे को पता है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ। तो मेरे पास v नोट की वैल्यू क्या आ गई, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, वो क्या g, स्मॉल g और आर ई का स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का अंडर रूट। तो ये स्क्वायर है, अगर मैं इसे बाहर लेके आ सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आर ई, ये कट गया, g अपॉन आर ई प्लस एच। तो ये हो गया आप लोगों का एक्सप्रेशन, ठीक है, किसका एक्सप्रेशन, ऑर्बिटल फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, किसके लिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी, दिस इज स्मॉल v, है ना।
अब अगर मैं ये कहूँ, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट वो अर्थ के सरफेस के बहुत ही क्लोज घूम रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज, यानी जो h की वैल्यू है, ये जो h की वैल्यू अगर मैं r से कंपेयर करूँ तो बहुत छोटी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में h को इग्नोर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से बहुत क्लोज, तो क्या हो जाएगा, तो मैं h की वैल्यू 0 लिख दूंगा, दैट इज h इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं आप, अप्रोक्सली 0, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, v नॉट इज इक्वल टू r e अंडर रूट g और अपॉन r e, तो ये आया आपका आंसर, है ना। अब मैं यहाँ पे देखो आर ई की वैल्यू कांस्टेंट है, जी की वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। और जब मैं इसका आंसर निकालूंगा, जब इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, क्या लगता है आपको, क्या आंसर आना चाहिए। जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो मेरा आंसर आता है लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, लगभग अप्रॉक्स। तो यानी अर्थ के सरफेस, देखो अगर किसी को अर्थ, एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के चारों तरफ वैसे से घूमना है, बिल्कुल इसके क्लोज, बिल्कुल क्लोज, ठीक है, घूमना है इसके चारों तरफ, तो उसको लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा। सोचो कितनी ज़्यादा स्पीड है, 8 किलोमीटर 1 सेकंड में, इनमें बोला इतनी देर में वो 1 सेकंड हुआ, इन देर में वो 8 किलोमीटर चला गया। तो देखो कितनी ज़्यादा, कितना तेज़ घूमना पड़ेगा उसको, ठीक है। नाउ एक चीज़ और देखो, अब ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है जो हमें ध्यान देनी है, इट ओनली डिपेंड ऑन द हाइट। सैटेलाइट का मास कितना है इस पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करती, ये जो वेलोसिटी है सैटेलाइट के मास पर डिपेंड ही नहीं करती। कोई 10 क्विंटल का हो, 100 क्विंटल का हो, टन का हो सैटेलाइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कि वो कितने उसका है, वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो एक हैवी सैटेलाइट, ठीक है, एक हैवी सैटेलाइट और एक लाइट सैटेलाइट, यानी हल्का और भारी सैटेलाइट एक ही ऑर्बिट में घूम सकते हैं एक ही साथ। मतलब ये यहाँ पर घूम रहा है, ये यहाँ पर, ये इसके पीछे पीछे घूमेगा इसी स्पीड से हमेशा, ये किसी के, ये नहीं है कि ये हल्का है तो ये तेज़ चलने लग जाएगा, या ये भारी है तो स्लो चलने लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा लगता है हमें कि अब मान लो इसको देख के ऐसा लगता है कि मान लो एक भारी ऑब्जेक्ट है वो तो धीरे धीरे चल रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो ऑर्बिट में घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, उसके मास पे उसकी वेलोसिटी डिपेंड ही नहीं करती। तो यानी एक ही ऑर्बिट में हम एक भारी सैटेलाइट भी लगा सकते हैं और हल्का सैटेलाइट भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। नाउ अब हम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। मतलब क्या है इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, कि ठीक है ये घूम रहा है इसके चारों तरफ, लेकिन ये एक रेवोल्यूशन को करने में कितना टाइम लेगा, तो कितना टाइम लेगा ये, तो अगर यहाँ आ जाएगा तो दैट्स गुड, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो क्या होगा, तो मैं इसको लिखूँगा टी से। आपको क्या लगता है, मतलब सोचो कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, भाई कैसे निकलेगा कि भाई एक पूरा सर्कल जितना डिस्टेंस होगा और इसकी वेलोसिटी, सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ना, सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम इस टाइम वाला, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो इसकी स्पीड होगी। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा आपका 2 पाई आर ई प्लस एच, भाई रेडियस होती है ना 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर, तो मैंने आर की जगह क्या लिखा, आर ई प्लस एच,
और इसकी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सिंपल। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा, ठीक है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, ये थी, ये वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं इसमें, ठीक है। मैं इसको, अब आपको समझ में आता होगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, V0 इज इक्वल्स टू mv अपॉन RE प्लस एच की पावर 1/2, होल रूट है ना वो। तो T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, T इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 पाई RE प्लस एच अपॉन GME अपॉन RE प्लस एच की पावर हाफ। देखो ये लिखा मैंने बस, कुछ नहीं, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू। अगर ये अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा हाफ, तो T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई RE प्लस एच, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी ऐड, यानी पावर देखो इसकी पावर 1 है और इसकी हाफ है, तो पावर ऐड होकर क्या बन जाएगी 1 प्लस हाफ, क्या हो जाएगा 3/2। तो यानी मैं लिख सकता हूँ इसकी पावर 3/2 अपॉन ME की पावर हाफ ही है ना। तो अब क्या लिख सकता हूँ मैं इसके बाद, बहुत सिंपल है, देखो इसकी भी पावर हाफ लिख सकता हूँ मैं, क्यूब की पावर हाफ लिख सकता हूँ इसको ना, ठीक है, और इसकी भी पावर हाफ, तो मैं T इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 2 पाई RE प्लस एच क्यूब का क्यूब और अपॉन ये, हाँ तो ये इसका एक्सप्रेशन आ गया टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, यानी एक रेवोल्यूशन करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए होगा, ठीक है। तो ये लिख सकता हूँ मैं। अब मैं इसको फिर से दोबारा वो रिप्लेस कर सकता हूँ कि GME की वैल्यू क्या है मेरे पास, वही GRE², तो आप इसकी जगह ये भी पुट कर सकते हैं, एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कुछ नहीं होगा, बस एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होगा। सो दिस इज द मेन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। अब यानी तो हमने इस वीडियो में हमें क्या पता लगा अभी तक कि अगर एक सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा उस ऑर्बिट में घूमने के लिए और उसकी कितनी वेलोसिटी होगी। नाउ वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है आपका और टाइम का ये है। इसमें ध्यान से देखिए कहीं पर भी आपको m नहीं मिलेगा, m यानी स्मॉल m, यानी मास ऑफ द सैटेलाइट, यानी ना तो वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी और ना ही टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, कोई भी दोनों में से कोई भी सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती, सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती। तो ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, मतलब इतनी बात हमें ये समझ में आएगी कि वो चाहे कितना ही भारी हो और चाहे कितना भी हल्का हो, वो उतने ही टाइम पे क्या करेगा, एक ऑर्बिट की एक फिक्स वेलोसिटी होगी जो कि उसकी हाइट से डिटरमाइन होगी बस, ठीक है। तो बोथ द थिंग्स दैट द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड द टाइम पीरियड बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द satellite. So these are the two things that we have learned in this video. So in the next video we will discuss about the satellites, that is geostationary satellite and communication satellite, and one more topic is left, that is escape velocity. Escape velocity is what, कि if we throw an object
If we throw an object with velocity v vertically upward, then it come back. But what should be the velocity? What should be the velocity that we should give to the object so that it never come back to us? यानी इसकी वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि मैं जिस वेलोसिटी से उसे ऊपर की तरफ फेंकूं और वो मेरे पास कभी भी ना आए, वापस ना आए। अभी आप क्या करते हैं, किसी भी पत्थर को ऊपर फेंकिए, आपके पास नीचे वापस आएगा। ये थोड़ी और वेलोसिटी देंगे तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ी और वेलोसिटी दोगे तो थोड़ा ऊपर और ऊपर जाएगा। लेकिन आप कितनी वेलोसिटी दें एक ऑब्जेक्ट को फेंकें कि वो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए और आप वो कभी वापस ना लौटे। सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। इजंट इट इंटरेस्टिंग? लगता है ना? तो उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी आपने देखा कि अगर हम अर्थ के सरफेस के पास में किसी चीज़ को मूव कराना चाहते हैं, वो घूमे अर्थ के सरफेस ऐसे बस हमेशा, तो उसको लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमना पड़ेगा ना। एक बात और, जैसे जैसे हाइट में आप ऊपर चल जाते रहेंगे ना, तो ये जो है हाइट ऊपर होती रहेगी, एच की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो वी की वैल्यू कम होती रहेगी। यानी एक सैटेलाइट जो है जैसे जैसे ऊपर जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। एक सैटेलाइट यहाँ पर है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, इस ऑर्बिट में घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, और एक इसमें घूम रहा है। तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है। इस वाले की हाइट ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, इस वाले की हाइट कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो जितना दूर होगी कोई चीज़, चीज़ नहीं, कोई भी सैटेलाइट जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतनी ही कम स्पीड से घूम रहा होगा, ठीक है। और एक बात और, जितना ज़्यादा दूर होगा कम स्पीड होगी तो उतना ये ज़्यादा, ये h जो है ऊपर है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी उतना उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये बात समझ में भी आती है, अगर वेलोसिटी कम होगी तो टाइम भी ज़्यादा लगना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑर्बिटल स्पीड एंड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इन दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।